नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार प्रदीप पांडे चिंटू। आइए प्रदीप से बात करते हैं उनकी फिल्म और करियर को लेकर। प्रदीप जी, ये बताएं कि अभी आपकी फिल्म मुन्ना भाई की शूटिंग चल रही है, तो क्या ये बॉलीवुड के मुन्ना भाई से इंस्पायर्ड है? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और अभी जिस फिल्म की आपने बात की मुन्ना भाई की, तो मुन्ना भाई की शूटिंग अभी हाल ही में शुरू हुई है। उसका शुभ मुहूर्त हुआ है कल ही। और मैं बता दूं कि ये बॉलीवुड से बिल्कुल भी वैसी जो हमारे संजय दत्त साहब की जैसी फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस या वैसे उस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से एक अलग सब्जेक्ट है, पूरे तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट है। और मैं बता दूं कि भोजपुरी में ऐसा बहुत कम हो पाता है कि बहुत प्योर कंटेंट के साथ हम फिल्म बनाते हैं। प्योर कंटेंट अब लेकिन जो दौर जो चल रहा है भोजपुरी का, वो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुनहरा दौर में हम गुजर रहे हैं, क्योंकि अब कंटेंट्स बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं जब भी कोई भी फिल्म करूं उसमें कंटेंट बहुत तगड़ा हो, कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो, जिससे हमारे लिए ही नहीं, मतलब हम तो एंटरटेनर्स हैं, चलिए हम एंटरटेन करते हैं। सिनेमा का सबसे पहला जो जो चीज है वो एंटरटेनमेंट ही है। बट मेरे मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट विद द सब्जेक्ट विद सम काइंड ऑफ एक मैसेज हो जो हमारे आम जीवन में या एक आम लोगों को बहुत असर करे, बहुत प्रभावित करे। खास तौर पर महिलाओं को वो बहुत प्रभावित करे, या एक आम जनजीवन से कैसे जुड़े और कैसे उन्हें एक नई चीज उन्हें दे एक सिनेमा के माध्यम से। चूंकि सिनेमा समाज का आईना होता है और सिनेमा को लोग काफी फॉलो करते हैं। जब भी सिनेमा को देखते हैं, उनकी बातों को, उनकी चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मैं ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपनी बातों को समाज में कैसे, उसमें कैसे हम इन्वॉल्व करें और उन्हें कैसे बताएं। तो मुन्ना भाई एक ऐसे ही एक अलग सब्जेक्ट पर बेस है। और बेसिकली बताऊं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इसका। ये ऐसा कंटेंट अब तक नहीं आया है भोजपुरी में। ये एक लोकल गुंडे की कहानी है, लेकिन वो लोकल गुंडा कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे एक चीजों में बनती है वो चीजें, पूरी कहानी मैं भी पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो उसका कंटेंट है वो बहुत काफी स्ट्रांग है और काफी कुछ नया और काफी कुछ बेहतरीन मिलने वाला है भोजपुरी दर्शकों को। अभी आपकी विवाह 2 भी रिलीज हुई है, उसको अच्छी कामयाबी भी मिली है। उस बारे में कुछ बताएं कि ऐसी क्या यूएसपी थी फिल्म में कि लोग उसे हाथों हाथ ले। हाँ, सबसे पहले तो मैं उन सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। मेरी पहली जब फिल्म आई थी विवाह, मतलब इससे पहले जो पहला भाग था विवाह का, वो 2019 में आई थी। और उस फिल्म ने उस साल सफलता के कई नए आयाम सेट किए थे, कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे उस फिल्म ने उस साल। चूंकि मैं आपको बता दूं, और उस फिल्म ने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया था भोजपुरी में। विवाह फिल्म थी वो पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म थी, कंप्लीटली फैमिली फिल्म थी, और एक अर्बन फैमिली फिल्म थी बेसिकली। तो उसने क्या किया कि एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। और भोजपुरी में अब अगर आप देखेंगे तो अब मोस्टली सिर्फ पारिवारिक फिल्में ही लोग बना रहे हैं, परिवार को मद्देनजर रखते हुए उस फिल्म के बाद ही। चूंकि उस फिल्म ने टेलीविजन इंडस्ट्री में, मतलब थिएटर्स में तो उसने कमाल किए ही, लेकिन थिएटर्स के अलावा उसने टेलीविजन में, सैटेलाइट्स में क्या किया कि उसने सबसे हाईएस्ट टीआरपी के साथ उस फिल्म ने अपना पदार्पण किया। तो लोगों को लगा कि भोजपुरी में ये कंप्लीट थोड़ा अर्बन स्टाइल फैमिली फिल्म बहुत चल रही है, बहुत अच्छी लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लोग कमर्शियल फिल्मों पे ज्यादा बिलीव करते थे भोजपुरी में, फैमिलीज पे बहुत कम। लेकिन उस फिल्म के बाद लोग अब सिर्फ फैमिली की तरफ उनका सबका रुझान हो गया है। तो ये बहुत खुशी की बात हुई कि उस फिल्म ने एक नया ट्रेंड भी सेट किया। अब जब विवाह 2 रिलीज हुई है, छठ महापर्व, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा महापर्व होता है, छठ महापर्व के शुभ अवसर पर, तो थिएटर्स में उसने पिछले 3 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे सामने आई है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो मैं पर्सनली चाहता हूँ, और जो कुछ जो अच्छे लोग हैं भोजपुरी के, वो सभी लोग, उनका ये मानना है, वो चाहते भी हैं कि भोजपुरी में पारिवारिक फिल्में, चूंकि भोजपुरी जो हमारा जो संस्कृति जो दर्शाता है, वो पारिवारिक चीजों को, हर एक कल्चर को, हर एक रिश्तों के, हर एक जो भी नात बात हमारे यहाँ कहते हैं ना, उन सबको जोड़ता है। सारे रिश्तों के ताने बानों को जोड़ते हुए खूबसूरत सा हमारा भोजपुरिया जो भाषा, जो हमारे भोजपुरी भाषा की जो मिठास है, वो हमारे परिवार से ही। जब परिवार में जब दादी, नानी, माई, मौसी जब साथ बैठ के जब बात करती हैं या संस्कारों की बातें करती हैं, तो वही एक हमारे भोजपुरी भाषा का सबसे बड़ा अपना यूएसपी है हमारे भाषा का। और वही चीज जब सिनेमा में दिखता है, जब सिनेमा में लोग पसंद करते हैं, तो वो बहुत काफी एक अच्छा फील होता है।
तो विवाह 2 में यही हमने यूएसपी रखा जो विवाह का था, कि एक फैमिली को मद्देनजर रखते हुए उसमें जो एंटरटेनमेंट आपको करना है, उसमें जो मैसेज आपको देना है पारिवारिक मुद्दों पर, पारिवारिक संबंधों पर, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए विवाह 2 को भी हमने किया। और काफी खूबसूरत फिल्म बनी विवाह 2, चूंकि उसके निर्माता हमारे निशांत उज्ज्वल हैं, डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह जी हैं जिन्होंने काफी अच्छी हिट फिल्में दी है, और जो मेरे साथ जो को एक्ट्रेसेस हैं वो अक्षरा सिंह जी हैं, सहर अफसा जी हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं। तो काफी बड़ी स्टार कास्ट, काफी बड़े कैनवास पर बनी हुई फिल्म थी, काफी महंगी बड़ी बजट की फिल्म थी, बल्कि इस दौरान की सबसे बड़ी ग्रेंजर और सबसे महंगी फिल्म बनी हुई थी। तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है उन सभी। तो अभी अभी जैसे पता चला है कि आप इटली में शूटिंग करने जा रहे हैं, तो कौन सी फिल्म और क्या विषय पे है वो फिल्म? जी, अभी दिसंबर में हम लोग जा रहे हैं इटली, और इटली से स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। वो एक फिल्म है, फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन, फिर से वही बात है कि अब तक तो हम सिर्फ हमारे भोजपुरी को दर्शा रहे थे, हमारे भोजपुरी संस्कृति को दर्शा रहे थे अब तक हर फिल्मों में, लेकिन अब नमस्ते लंदन में हम अपने भोजपुरी के साथ साथ एक भोजपुरिया लड़का वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है लंदन में। और उसमें लव स्टोरी है काफी खूबसूरत, लेकिन लव स्टोरी के अलावा जो अपने देश की जो बातें हैं, जो हमारे देश की मिट्टी और वेस्टर्न कल्चर, बेसिकली हमारा जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कल्चर है, मॉडर्न ऐसा कल्चर। तो नहीं अक्षय और कटरीना की फिल्म से इंस्पायर्ड तो नहीं है ये फिल्म? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल हाँ, हमारे यहाँ टाइटल्स रखे जाते हैं हिंदी के, मिले जुले हिंदी के, जैसे विवाह फिल्म भी जो है, और मेरे साथ पता नहीं क्यों लोग हिंदी कहना भी है, शायद आपकी फिल्म है ना, मुझे कुछ कहना है, अभी शूटिंग कंप्लीट किया, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि मेरे साथ पता नहीं क्यों हिंदी टाइटल ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि टाइटल्स सिर्फ ऐसे होते हैं, कहानी बिल्कुल नहीं और बिल्कुल अलग होती है, तभी लोग उसे देखेंगे, तभी लोग उसे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर हम सेम रीमेक बनाएंगे तो उसका मजा नहीं आएगा। और भोजपुरी का अपना एक मिठास, अपना एक लगाव है अपने भाषा का, चूंकि जो हर रीजनल भाषा का अपना जो लगाव होता है लोगों से, तो वो जो कनेक्टिविटी है जो आपके दिल तक सीधा घुसे, आपके दिल तक पहुंचे, तो वही चीजों को हम लोग कहानी में पिरो कर लाते हैं। तो जैसा कि आपने बात बोला नमस्ते लंदन का, नमस्ते लंदन एक बहुत ही भव्य रूप पर बनने जा रही है फिल्म, बल्कि पहली बार, इससे पहले लंदन में भी शूट्स हुए हैं, भोजपुरी में काफी, फॉरेन में शूट्स हुए हैं काफी फिल्म में, लेकिन ये जो स्पेशली फिल्म है इटली में और स्विट्जरलैंड में पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म की शूट होने जा रही है। लंदन में काफी हुए हैं, लेकिन इटली और स्विट्जरलैंड में पहली बार हो रही है, और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके जो सीक्वेंसेस है वो बहुत बड़े लेवल पर, मतलब ये बता दूं तो भोजपुरी की सबसे हाईएस्ट बजट की फिल्म बनने जा रही है। एक अच्छा, एक सार्थक प्रयास है कि एक भव्य रूप से हमारे भोजपुरी सिनेमा को सिल्वर स्क्रीन पर लाया जाए। ये बताएं कि जो पिछले 2 साल रहे, लॉकडाउन के रहे, कोरोना के काफी मुश्किल समय रहा, तो इन 2 सालों में किस तरह से आपने अपने लिए प्रोडक्टिव बनाया है? चूंकि जो महामारी आई कोरोना, उसने तो हर इंडस्ट्री को, हर इंसान को, हर मनुष्य को उसने तो नुकसान पहुंचाई है, कैसे ना कैसे वो इफेक्ट तो किया ही है हर जनजीवन में, हर आम जीवन में। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री को तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पहले हो जाती है, लेकिन सिनेमा सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, सबसे आखिर में खुलता है, सबसे आखिरी, मतलब अगर हम आम जनजीवन की बात करें तो हम अपने बेसिक नीड्स को पहले पूरा करेंगे, सिनेमा को तो सबसे आखिरी में हम आखिरी चीजों पे रखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो, कोई भी हो। क्योंकि सिनेमा तब है जब हम एंटरटेन होना चाहें, जब हम अपने आप को फ्री टाइम में अपने आप को कुछ करना चाहें, तो वो सिनेमा की तरफ भागते हैं। तो सिनेमा को तो वैसे भी सबसे आखिरी, जैसे कि अभी देखिए सारे सिनेमास तो अब जाके खुले हैं रिसेंटली, मुंबई में भी। तो सिनेमा एक ऐसा चीज है जो सबसे आखिरी पायदान पर आता है, तो ये सबसे ज्यादा झेलता है। जबकि अगर आपको तो ऑब्वियसली जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ही जाता है गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि एक सिनेमा बहुत बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में नहीं आता है इंडस्ट्री, इसीलिए इसे सबसे आखिरी नजर में रखा जाता है। और मैं बता दूं सिनेमा इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इससे आहत हुई है, क्योंकि काफी समय से थिएटर्स नहीं खुले थे और थिएटर्स में काफी ज्यादा प्रतिबंधिता भी है, अभी भी 50% प्रतिबंधिताएं हैं। तो जो लोग जो आना चाह रहे हैं जो ज्यादा, और कई बार अभी जैसे विवाह 2 भी है तो कई लोग लौट जा रहे हैं, चूंकि टिकट्स नहीं मिल पा रहे, 50% वो चीजें फुल हो जा रही है। तो अब मेरे हिसाब से जैसा कि जो डबल डोसेज जो चूंकि हो चुके हैं, और जो बाकी जगहों पे उन चीजों को तो छूट मिल ही चुकी है, जैसे फ्लाइट्स में अगर आप जाएंगे तो सब साथ ही बैठ रहे हैं, या कहीं पे भी दूसरे ऐसे किसी भी जगहों पर,
तो मेरे ख्याल से अब थिएटर्स को भी वो चीजें फ्रीडम दे देना चाहिए कि अब आप 100% कैपेसिटी के साथ अब आप उसे ऑपरेट करें, क्योंकि सिनेमा बेसिकली जो इंडस्ट्री है, ये आप भी जानते हैं कि ये ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सिनेमा बेसिकली समोसा है। हम्म, वो गर्मा गर्म ही मजा आएगा, जिस समय बना निकाले उसे तुरंत उसे तोड़े और खा लिए, वो गरम गरम का ही मजा है। ठंडा होने के बाद उसका मजा बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 20-80% कम हो जाता है, उसे 20% वाला मजा रह जाता है। तो सिनेमा बेसिकली समोसा है, गरम गरम का ही उसका मजा है। तो उसका जायका आपको मिल भी गया विवाह 2 के जरिए। बिल्कुल। तो विवाह 2 चूंकि हमने अभी हाल ही में उसे प्लान करके इसी हिसाब से बनाया था कि ताकि जैसे ही दिवाली के शुभ अवसर पर थिएटर्स खुलेंगे अगर, तो हम उसे छठ महापर्व पर रिलीज कर देंगे। तो अभी देखिए, अभी ओटीटी का एक बहुत ज्यादा हाइप है, मतलब हर जगह ओटीटी की चर्चा है, बड़ी बड़ी फिल्में सीरीज उस पर रिलीज हो रही है। तो भोजपुरी से आप क्या देखते हैं ओटीटी जगत में कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से भोजपुरी सिनेमा या सीरीज देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है, ऐसे कोई संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी एक ओटीटी ऐप है जो बहुत अच्छे तरीके से भी ऑपरेट होना शुरू हो गया है, चौपाल करके। कई ऐसे ऐप्स अभी आ रहे हैं, कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। और भोजपुरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी, हिंदी के बाद, चूंकि रीजनल्स में तो जो आबादी है, जो लोग हैं, जनसंख्या वो ज्यादा है और वो लोग चाहते हैं अपनी भाषा को देखने की। और कई बार क्या होता है ना कि आज की जो व्यस्त लाइफ है, जो बिजी शेड्यूल्स है सब पे, तो जो हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया से जो बिलोंग भी करते हैं, यूपी से हो या बिहार से, वो सभी लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं अपनी भोजपुरी फिल्मों को देखना या भोजपुरी चीजों को सुनना, गानों को सुनना। जैसे कि अभी जब भी छठ महापर्व आता है तो कोई कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी फॉरेन के, किसी भी देश के, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एक बार जरूर वो छठ का गीत सुन लेता है कि का चाहिए बास के बहंगिया। वो एक बार सुन के अपने आप को फील ले लेता है, अपने आप को उससे रिलेट कर लेता है, वो चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो हर एक के कहीं ना कहीं वो अंदर वो भोजपुरियाहट तो है, वो चाहे कहीं भी चले जाए। तो उनको क्या है कि अपने मातृभाषा से एक लगाव हर किसी को होता है, अपने रीजनल से, अपने मातृभाषा से। तो ओटीटी ऐप के माध्यम से ये बहुत अच्छी स्कोप है इन द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी भाषा जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो और लोग देखना चाहते हैं। आप भी कोई वेब सीरीज कर रहे हैं क्या? कोई ऑफर है या हाँ, कोई मैं नहीं, ऑफर्स काफी आए हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि वही सब डेट्स का चूंकि बहुत ज्यादा चीजें चल रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं कैसे भी मैनेज करके मैं एक वेब सीरीज जरूर करूं, कि ताकि लोग उससे जुड़े, जो हमारे फैंस है वो जुड़े, या जो और भी लोग जो कर रहे हैं उनके भी फैंस जुड़ेंगे। जब अधिकतर लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि थिएटर्स तो आजकल अब तो लोग चूंकि डिजिटल्स बहुत ज्यादा हो गए, अब थिएटर्स, ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था 2 साल, इसने लोगों को काफी ज्यादा डिजिटल भी कर दिया है। थिएटर से थोड़ा सा लोग अब फोन पर आ गए हैं, अपने टीवी में कनेक्ट कर लिया लोगों ने, जो भी जितने भी एप्स हैं, जो भी सब चीजें। तो अब लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा रुख ले रहे हैं। तो वेब सीरीज भी एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को जोड़ेंगे अपने एंटरटेनमेंट अपने माध्यम से, और लोगों को, भोजपुरी भाषी लोगों को वहां पे जितना से ज्यादा आप लोगों को जोड़ सके अपने भाषा की चीजों से, कंटेंट से। प्रदीप जी ये बताएं कि भोजपुरी के वो कौन स्टार्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं, जो आपकी प्रेरणा बने फिल्मों में आने? दरअसल भोजपुरी में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो रवि किशन जी हों, मनोज तिवारी जी हों, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी हों, इन सभी ने बहुत ही एक इनके जो जीवन की, अगर मैं आपको जो एक आप बायोग्राफी देखेंगे तो काफी संघर्ष पूर्व रही, काफी संघर्ष किया सबने, काफी मेहनत किया, और अपने मेहनत के बलबूते पर इन लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जगह बताई। बल्कि इनमें से 2 हमारे मेगा स्टार्स आज सांसद भी हैं, और इन लोगों ने काफी बड़ा नाम और काफी बड़ा आयाम, उन्होंने एक जगह उन्होंने हासिल किया अपने मेहनत से, और इसी इंडस्ट्री से, भोजपुरी से। मेरे लिए तो ये सभी प्रेरणा है, जितने भी लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी एक भोजपुरी को एक नया चीज दिया है, खूबसूरत चीज दिया है। आज जो हम भोजपुरी में जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो, अगर मैं कहूँ, या कोई भी एक्टर हो या स्टार हो या जो भी, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें वो तब कर पा रहे हैं जब उनके सीनियर्स ने जब वो पायदान जब सेट करके गए। तो सबसे पहले तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी का, सांसद श्री रवि किशन जी का, और दिनेश लाल यादव जी, इन सभी ने काफी मेहनत किया है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं अगर किसी को अपनी प्रेरणा मानता हूं तो वो मेरे पिता हैं, श्री राजकुमार आर पांडे जी, जिन्होंने
काफी मतलब मैंने इन सब से जो पहले जिनका पदार्पण हुआ इंडस्ट्री में, और इन्होंने अपने सामने सबको आते, और इन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत खूबसूरती से इन्होंने सजाया है अपने मेहनत से, काफी फिल्मों से। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितने भी हमारे स्टार्स रहे हैं, मेगा स्टार्स रहे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं उन उन सब के जीवन में सबसे बड़ी हिट फिल्में उन्हीं की दी हुई। तो ये काफी उन्होंने अपनी फिल्मों से, मतलब उन्होंने अधिकतर मेरे ख्याल से कम 50 फिल्में बनाई है, और 50 फिल्मों में उनकी कई फिल्में सिल्वर जुबली रही हैं, ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, मतलब उन्होंने क्राउड पुलर रहे हैं, और तो उनके नाम से फिल्में चली। आपके करियर में उनका किस तरह का योगदान रहा? क्या उन्होंने आपको कहा फिल्मों के लिए, या आपकी अपनी इच्छा थी, या कोई लॉन्चिंग पैड उपलब्ध करवाया उन्होंने आपको? दरअसल इस बारे में मैं कहूँ तो मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं ना मैं चाह रहा था और ना मेरे पिता चाह रहे थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, हम दोनों नहीं। क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्लब से यहाँ पे मुंबई में, और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का रहा हूँ, यही जन्म मेरा हुआ है, और यही मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, सब कुछ। तो मैं यहीं पे क्लब से खेल रहा था, और आई वॉज प्लेइंग फॉर द मुंबई लेवल्स, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा था उस उम्र में। तो एक प्रोड्यूसर आए, और उन्हें एक फिल्म में एक बच्चे की जरूरत थी, और वो बच्चा बहुत ब्रिज था पूरी फिल्म का, जो हीरो हीरोइन का। और रमाकांत प्रसाद जी प्रोड्यूसर थे। तो वो काफी बच्चों का ऑडिशंस ले रहे थे, 25, 30, 40 बच्चों का उन्होंने ऑडिशंस दिया था। और वो घर पे आए तो डिस्कशंस कर रहे थे पापा से कि सर कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए। और मैं उस वक्त स्कूल से आया था, तो उन्होंने बोला कि देखा, तो उन्होंने बोला कि चिंटू बाबू से करा लेते हैं ये वाला रोल। तो पापा ने बोला कि अरे वो करवर नहीं पाएगा उसको कभी उसने किया हुआ नहीं है। और आप यकीन माने कि मैं मेरे जीवन में, मैं मेरे पिता के सेट पर, मतलब उससे पहले शूटिंग पर मुश्किल से 2 से 3 बार गया हूँ सिर्फ। तो उन्होंने बोला कि चिंटू बाबू से करा लीजिए, इनसे कराते। तो पापा ने बोला कि नहीं वो नहीं करेगा, नाटक वाटक कर देगा बिना मतलब का शूटिंग पे, मत मत कराइए आप, हम लोग किसी और को देख लेते हैं। फिर उन्होंने 1 हफ्ता कुछ देखा, लेकिन नहीं समझ में आया। तो रमाकांत जी ने फिर से बोला कि नहीं उन्हीं से करा लेते हैं। तो अचानक से मैं सो रहा था, रात को 2 बजे पापा है बोले अरे सुबह शूटिंग है। तो मुझे लगा ऐसे नहीं, थोड़ा कहीं पीछे पासिंग करना होता है, या किसी का कुछ थोड़ा मोड़ा यहाँ वहाँ कुछ होगा, तो वैसा कुछ होगा कर लेंगे। बोला ठीक है, करके सो गया। अब सुबह जब शूट पे, जब सेट पे लेके गए पापा, तो फिर जो राइटर थे हमारे संतोष मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि ये कहानी। तो मैंने उन्होंने जब पढ़ाया तो पूरा एकदम लंबा रोल था पूरी फिल्म का, मतलब वो एज पैरेलल टू द लीड एक्टर्स थे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब वो कर लिए, फिल्म हो गया मस्ती मस्ती में। और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। 2009 में वो फिल्म आई थी दीवाना, वो ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर हुई, काफी बड़ी हिट हुई फिल्म। उसमें दिनेश जी हीरो थे, और पाखी हेगड़े जी हीरोइन थी, और निर्देशक पिताजी थे। तो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद एक और प्रोड्यूसर थे जिनका अपना सिनेमा हॉल बिहार में, तो उनके सिनेमा हॉल में फिल्म लगी थी, और उनको एक फिल्म शूट करनी थी, देवरा बड़ा सतावेला, और उनको उस कम एज का ही लड़का चाहिए था। तो उसमें फिर मैं मल्टी स्टार हीरो बना देवरा। वो आए, फिर उन्होंने पापा से बोला कि लड़का चाहिए। कौन किस उम्र में? ये मेरे ख्याल से मैं शायद 17 या 18 साल का रहा हूँ, 17-18 साल का। तो वो मैं मल्टी स्टारर फिल्म, फिर मैंने उसमें एज अ हीरो फिर मैं लॉन्च हुआ। और उन्होंने आके पापा को बोला कि सर मुझे वो लड़का चाहिए। तो पापा ने बोला, मजाक में बोला, कह रहे वो बिहार का लड़का था, वो चले गया, उसके मम्मी पापा ले गए। तो जो आर्ट डायरेक्टर थे बाजू में इंद्रजीत, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं भाई मजाक कर रहे हैं, इन्हीं के बेटे हैं। तो बोला नहीं फिर उन्हीं से कराइए। तो इस तरीके से कुछ मैं आता गया, इंटेंशनली कुछ नहीं रहा ना मैं ना। और फिर जब देवरा बड़ा सतावेला बनी, वो जब रिलीज हुई तो वो सिल्वर जुबली हो गई फिल्म। तो उसमें क्या हुआ था कि हर किसी किरदार का रियल नाम रखा गया था। जैसे रवि किशन जी का रवि, पवन सिंह जी का पवन, मेरा चिंटू, मेरे घर का नाम चूंकि चिंटू था, प्रदीप पांडे चिंटू, तो मेरा चिंटू रख दिया, सबसे छोटा भाई था मैं उसमें। तो यहाँ 3 हीरोज थे, वहां 3 हीरोइंस थी, रानी चटर्जी, मोनालिसा और नेहा महमूद करके। तो सबका ओरिजिनल नाम रखे गए थे। तो जब घर घर ये फिल्म चली, सिल्वर जुबली हो गई, तो फिर वो घर घर चिंटू चिंटू, और चूंकि चिंटू बहुत फैमिलियर नाम भी लगता है, तो सबने वो चिंटू जो मेरा जो किरदार था वो सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने। क्योंकि मेरा ट्रैक बहुत चुलबुलाहट वाला था, काफी मस्ती वाला था, तो लोगों ने काफी एंटरटेन हुए उससे, और लोगों को काफी पसंद आया। तो फिर लोग प्रोड्यूसर्स आते गए और वो डिमांड करते गए, तो ऐसी फिल्में होती गई। फिर 2013 में मेरी सोलो फिल्म लॉन्च हुई, जीना तेरी गली में। उसमें वो उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पिताजी थे। जब पिताजी को लगा कि अब लोग जानते हैं या सक्षम हो गए, तो अब इनको फिर लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद सबके हमारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से
जितनी फिल्में ये सब बड़ी हिट होते गई, ब्लॉकबस्टर्स होते गई, साल की बड़ी बड़ी हिट होती गई। सो डेस्टिनी ये दरअसल मेरे अगर मैं किस्से में बोलूं तो मुझे डेस्टिनी खींच ले कि भैया आपको यहीं आना है। कोई बल्ला और कोई गेंद से आपको रूबरू नहीं होना है। तो प्रदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आने वाली फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और उम्मीद करता हूँ जल्दी फिर से मुलाकात। थैंक यू सो मच।